राधे राधे। आज हम लोग क्लास 12 की बायो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसे हम लोग क्लास 12 की बायो का नहीं, बायो का भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, जिसे कि जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी क्या करते हैं? जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी मतलब होता है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, तो हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। एंड वेरिएशन तो क्या होता है? जो डिफरेंसेस आ रहे हैं सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसे लोग वेरिएशन बोलते हैं। तो जेनेटिक्स में लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसमें हम जानते हैं वर्ड जेनेटिक्स में जो वर्ड जेनेटिक्स था, द वर्ड जेनेटिक्स was given by W. Watson ने सबसे पहले वर्ड जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया? W. Watson ने जेनेटिक्स वर्ड दिया। तो इसमें जेनेटिक्स को स्टडी क्या करते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जानते हैं हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जिन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है उसके बारे में उससे हम लोग हेरिडिटी बोल देते हैं। एंड वेरिएशन तो क्या होता है? वेरिएशन मतलब होता है कि डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो चेंज जो डिफरेंसेस हैं उसे हम लोग वेरिएशन बोल देते हैं। हेरिडिटी मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम लोग बोल देते हैं हेरिडिटी। तो हम लोग जेनेटिक्स में इन्हीं दोनों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत पॉपुलर रहा। वो हम लोग सभी लोग पढ़ा है कि प्लांट पे उन्होंने क्रॉस कराया, कि प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले इसके ऊपर जेनेटिक्स के ऊपर किसने किया था? जॉर्ज मेंडल। तो इन्हीं के तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो बोलते हैं जॉर्ज मेंडल को। जॉर्ज मेंडल इन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया। कुछ ऐसा भी होता है कि कैरेक्टर्स पहले से ही डिसाइड होता है कि जब अगर ये वाला जीन जा रहा तो ऐसा प्लांट होगा, ये वाला जा रहा तो ऐसा होगा। तो इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया, तो फादर जेनेटिक्स बोलते हैं। फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर थे मॉर्गन फादर थे। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन हुआ? टी.एच. मॉर्गन। एंड मॉडर्न जेनेटिक्स फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हम लोग बोलते हैं W. Watson को। हम लोग मॉडर्न का फादर बोलते हैं W. Watson को फादर ऑफ जेनेटिक्स है जॉर्ज मेंडल। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि जेनेटिक्स कुछ होता है। तो इन्होंने ही बताया कि, लेकिन तब ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड बाद में W. Watson ने दिया। तो इन्होंने पूरी बातें तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताई क्या है। इस ब्रांच को अलग किया था W. Watson ने बताया कि इसके बारे में, इस प्रोसेस के बारे में केमिस्ट्री को बोलते हैं, उस ब्रांच को जेनेटिक्स बोलते हैं। तो इनको W. Watson फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं, टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं जॉर्ज मेंडल के बारे में। जॉर्ज मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले लोग बात करेंगे जॉर्ज मेंडल की। जॉर्ज मेंडल ने 18 works from 1856 से 1863 तक इन्होंने वर्क किया। जॉर्ज मेंडल वर्क्स फ्रॉम 1856
56 टू 1863 के इन्होंने कर दिया। और मेंडल और इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश his work in 1865। In 1865 में मेंडल ने वर्क को पब्लिश कर दिया। पहले मेंडल वर्क 1856 से लेके 1863 तक मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया जो पी प्लांट वाला था। उन्हें 7 years लगे एक्सपेरिमेंट को करने में, 8 years लगे। इसके लिए उन्होंने अपना वर्क 1865 में 2 साल बाद एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के जो पूरा वर्क कंप्लीट होने के 2 बार अपना वर्क को पब्लिश किया 1865 में। लेकिन तब इनकी इस बात को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई। उस टाइम एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने थ्योरी दी डार्विन ने, तो लोगों को वो पढ़ना ज्यादा पसंद कर रहे थे, तो उनकी बात को कोई खास अहमियत नहीं दी गई। तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी बात की रीडिस्कवरी की 1900 के अप्रॉक्स, तब जाके इनकी बारे में पता चला कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया। तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क by concurrence, Hugo de Vries and T. Scarborough। कॉन्फ्रेंस Hugo de Vries and T. Scarborough ने रीडिस्कवरी की मेंडल के वर्क की। मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी होती है 1900 के आसपास। तो पहले उन्होंने वर्क तो करके पब्लिश किया, लेकिन उस टाइम इसके ऊपर ध्यान नहीं गया। बहुत सारे साइंटिस्ट उस टाइम तो इनकी वर्क के ऊपर, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस Hugo de Vries T. Scarborough ने मेंडल की वर्क की रीडिस्कवरी की, तब पता चला कि इन्होंने क्या काम किया है। उसके बाद फिर इन्होंने इसकी रीडिस्कवरी कर दी। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, सटन बॉबल, इन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी दी। क्रोमोसोम थ्योरी was given by Sutton and Bobby। सटन एंड बॉबी ने क्रोमोसोम थ्योरी दी। इन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी में क्या बताया, इस क्रोमोसोम थ्योरी ने बताया क्या था, इन्होंने बताया था कि जो फैक्टर होते हैं, द फैक्टर्स नाउ कॉल्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन the factors now called genes are present on chromosome। इन्होंने ये बताया जो फैक्टर जो भी फैक्टर होते हैं जिसे हम लोग जीन बोल रहे हैं। पहले तो ये पता नहीं था, उसको जो मेंडल सर थे उन्होंने बोल दिया था कि इसको फैक्टर मानता, जीन नाम तो कोई चीज नहीं एग्जिस्ट। उसी फैक्टर को लोग आगे जाकर साइंटिस्ट ने ये कर दिया जीन। जो भी फैक्टर जिसे हम लोग अब जीन कहते हैं वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ये बात इस क्रोमोसोम थ्योरी ने बताई थी सटन बॉबी ने, लेकिन से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने नहीं बताया। did not give experimental proof। ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं देखा है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय experimental proof was given by T.H. मॉर्गन। जो T.H. मॉर्गन थे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। T.H. मॉर्गन थे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। नहीं लोग ये जो सटन एंड बॉबी थे इन्होंने कोई थ्योरी दी, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। तो T.H. मॉर्गन सर थे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। इसके बाद हम बात करते हैं T.H. मॉर्गन थे, इन्होंने एक और वर्क किया था। T.H. मॉर्गन ने ऑप्शन नहीं है, हमारे एनसीईआरटी में एक और वर्क गिवन है, तो वो ही पढ़ लेते हैं। T.H. मॉर्गन works on Drosophila melanogaster एंड इन्होंने वर्ड दिया था लिंकेज। T.H. मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे वर्क किया और लिंकेज वर्ड दे दिया। लिंकेज मतलब दो जीन लिंक हो जाते हैं तो साथ साथ रिलेट होते हैं। अभी ये लॉ पढ़ेंगे मेंडल्स की लॉ, उसका ये कि एक्सेप्शन होता है लिंकेज।
लिंकेज मेंडल के लॉ का एक्सट्रैक्शन भी होता है। तो इन्होंने वर्क किया टीच मॉर्गन वर्क किया मेंडल वेस्टर ड्रोसोफिला मेंडल वेस्टर, जिसके की मतलब अप्रॉक्स की ह्यूमन से मिलती जुलती इसकी क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो ह्यूमन जैसा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। ये टीच मॉर्गन वर्क किया ड्रोसोफिला मेंडल वेस्टर पे और इन्होंने वर्ड दिया लिंकेज। और इसका एक साइंटिस्ट और थे हैंकिंग ने एक्स वर्ड दिया, एक्स बॉडी, बट ये भी इसका कोई सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। क्या नहीं पाए? डिड नॉट प्रोवाइड एनी सिग्निफिकेंट एविडेंस, कोई सिग्निफिकेंट प्रूफ नहीं दे पाए। एक्स बॉडी ने डिस्कवर तो कर दी, इन्होंने एक्स बॉडी बता दिया, हैंकिंग ने बता दिया एक बॉडी होती है, इन हर एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसको। लेकिन ये जो हैंकिंग थी इन्होंने एक्स बॉडी दे दी, लेकिन ये डिड नॉट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेशन, एक बॉडी बता पाए कि होता क्या है, एक्स बॉडी होता क्या, इसका सिग्निफिकेंट नहीं दे पाए। अक्सर लोग बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, थोड़ा सा बन रहा है कोई नहीं, ये क्रोमोसोम हैं अगर सेम पोजीशन पे जीन प्रेजेंट हैं, इनमें सेम पोजीशन पे सेम टाइप के जीन प्रेजेंट हैं, तो उसे लोग बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। और एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है क्रोमोसोम की, हम लोग बोलते हैं एलील। एलील क्या है? एलील क्या होता है? एलील एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन की अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग एलील बोलते हैं। एलील किसे बोलते हैं? जीन की अल्टरनेट फॉर्म हम लोग एलील बोल देते हैं। तो ये कैसे हो सकती है? दो टाइप हो सकती है, एक कैपिटल टी दोनों, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो ये हो गया होमोजाइगस एंड ये हो गया हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस सेम है, सेम तो होमोजाइगस, डिफरेंट है तो उसे बोलते हैं हेटेरोजाइगस। इसके हम पढ़ेंगे जो मेंडल ने वर्क किया था, मेंडल क्या ऑब्जर्व किया था, जब उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हम लोग पढ़ेंगे अब मेंडल का वर्क। तो मेंडल सेलेक्ट 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स लिए जो कि सिमिलर थे, which were similar, जो कि सारे सिमिलर थे, except one character constant। एक कैरेक्टर में डिफरेंट था। तो 14 प्लांट्स लिए, सभी पे एक्सपेरिमेंट कर, सभी को ऑब्जर्व किया, सभी सारे सिमिलर थे, लेकिन एक कैरेक्टर में डिफरेंट था। एक कैरेक्टर ऐसा था जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग था, जिससे ये लोग कंपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। तो सबसे पहले लोग पढ़ेंगे मेंडेलियन ट्रेट्स। मेंडेलियन के क्या क्या ट्रेट थे? मेंडेलियन ट्रेट यहाँ पर पढ़ते हैं वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सबसे पहले प्लांट में क्या आता है? फ्लावर आता है। फ्लावर क्या आता है? फ्रूट आता है। फ्रूट क्या आता है? सीड आता है। तो इस वैसे याद रख सकते हैं, फ्लावर के पढ़ेंगे, फिर फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, देन सीड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में स्टेम की हाइट कितनी है, कम ज्यादा, टॉल है या डॉग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर के लिए। फ्लावर के बाद पढ़ते हैं, तो फ्लावर में क्या होगा? फ्लावर सबसे पहले आ जाएगा, फ्लावर की आ जाएगी पोजीशन और फ्लावरिंग पोजीशन डोमिनेंट कौन होती है? एक होती है एक्साइल, टॉप पे क्या है? बोथ में, एक या तो टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे निकल आ रहा है, तो उसके बाद अब वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, और एक और साइड निकल आ रहा है। तो जो एक्साइल होती है, जो साइड निकलती है, वो डोमिनेंट होती है एक्साइल।
एक्साइल जो होती है, एक्साइल या फ्लावर पोजीशन एक्साइल होती है वो डोमिनेंट होती है और टर्मिनल टॉप में निकल रहा है। टर्मिनल पोजीशन पे टर्मिनल फ्लावर निकल आया तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसलिए रिसेसिव ट्रेट हो गया और ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया। जैसे फ्लावर में हम लोग क्या देखते हैं, कलर 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 फ्लावर का दो होते हैं, एक वाइट कलर फ्लावर होता है और एक वायलेट कलर का होता है। तो जो वायलेट कलर होता है वो डोमिनेंट होता है, क्योंकि कलरफुल होगा, नॉर्मल से सारे कैरेक्टर्स नॉर्मली आते हैं, कलरफुल होगा तो डोमिनेंट होगा, कलरफुल मतलब वायलेट कलर देंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव में देंगे वाइट फ्लावर। ठीक है, इसके बाद फ्लावर पढ़ते हैं फ्रूट। फ्लावर में क्या है, फ्रूट, फ्लावर के बाद जो फ्रूट आता है तो पढ़ेंगे फ्रूट में। तो फ्रूट में हम लोग दो चीजें देखते हैं, फ्रूट का हम लोग कलर देखते हैं, स्मेल है कलर, एंड सेकंड थिंग देखते हैं हम लोग उसका शेप। जो कलर होता है, कलर या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। नॉर्मली अगर कोई फ्लावर जो पी प्लांट पे फ्लावर निकलता है, अगर उसका वो फ्रूट जो है, अगर उसका जो ऊपर कवरिंग होती है, अगर वो कवरिंग क्या कहते हैं येलो होती है तो उसे हम लोग मतलब कि लेते नहीं है, नॉर्मली जल्दी से नहीं लेंगे, उसे हम लोग खराब मानते हैं। तो जो खराब हो गया रिसेसिव हो जाएगी। तो कलर में येलो जो कलर हो गया, येलो कलर हो गया रिसेसिव एंड ग्रीन हो गया डोमिनेंट। ग्रीन क्या हो गया, ग्रीन जो कलर होता है फ्लावर का वो डोमिनेंट होता है एंड जो येलो होता है वो रिसेसिव होता है। मतलब सेब इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्टेड फूला हुआ पी का फ्लावर होता है वो अच्छा होता है। तो इन्फेक्टेड कैसा हो गया, डोमिनेंट, इन्फेक्टेड हो गया डोमिनेंट एंड कंस्ट्रक्टेड मतलब जो पिचका सा होता है कंस्ट्रक्टेड हो गया। फूला हुआ जो फ्लावर होता है पी का वो डोमिनेटेड होता है और जो हल्का सा दबा हुआ होता है उसे लोग जो कंस्ट्रक्टेड बोलते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसके बाद लोग बात करते हैं सीड की। सीड, उस सीड में जो चीज आती है, सीड का भी कलर देखते हैं, कलर एंड सीड का कलर जो होता है इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसमें जो पी के जो अंदर सीड निकलता है जिसको हम लोग यूज करते हैं सब्जी बनाने में, तो उसमें यहाँ पे इससे कहीं पे थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे जो कलर जो होता है सीड का वो येलो डोमिनेंट होता है, येलो यहाँ पे डोमिनेंट होता है एंड जो ग्रीन होता है वो रिसेसिव होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सभी नॉर्मल है, एक्साइट डोमिनेंट हो गया, टर्मिनल निकल पाएगा, रिसेसिव ट्रेड हो जाएगा, टर्मिनल निकल आएगा फ्लावर, तो फ्लावर ग्रो नहीं कर पाएगा। अब वायलेट कलरफुल फ्लावर प्रेफर करते हैं तो कलरफुल वायलेट डोमिनेंट हो गया, व्हाइट रिसेसिव हो गया। इसके बाद हम लोग फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट ग्रीन हम लोग प्रेफर करते हैं और येलो को हम लोग खराब मानते हैं, तो येलो रिसेसिव ट्रेड हो गया। फिर सेब जो होता है फूला हुआ जो होता है उसमें लोग इन्फेक्टिव से हम लोग प्रेफर करते हैं, लेने जाते हैं कभी दुकान पे सब्जी वाले लेने जाएंगे, तो जो फूला हुआ हो वो पी का फ्लावर लेंगे, वो पी का फ्रूट लेंगे, जो इसके ऊपर वो नहीं लेंगे, तो इनऑर्गेनिक ट्रेड होगा। लेकिन जो इसका कलर होता है सीड का कलर, तो अंदर सीड निकलता है उसका कलर यहाँ पे ट्रेड उल्टा हो जाता है। नॉर्मली लोग ग्रीन कलर करते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेड है वो येलो है, रिसेसिव है ग्रीन। ठीक है, इसके बाद सेब होते हैं, दो टाइप हो सकते हैं, राउंड हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। राउंड होता है जो बिल्कुल राउंड होता है उसे हम प्रेफर करते हैं लेने के लिए, तो राउंड वाला कैसा हो गया, डोमिनेंट, राउंड कैसा हो गया डोमिनेंट एंड रेक्टेंगल कैसा हो गया रिसेसिव। सिर्फ यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड है सीड का कलर, इसमें सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज हो गया और कहीं कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसका एक और आता है हमारा स्टेम हाइट। स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट में स्टेम का कैसे होता है, या तो लंबा होता है या छोटा होता है, या तो टॉल होता है शॉर्ट होगा। तो टॉल प्लांट्स होता है, टॉल नॉर्मली कंडीशन में टॉल लोग टॉल डोमिनेंट हो गया एंड टॉल रिसेसिव हो गया, टॉल डोमिनेंट हो गया एंड टॉल रिसेसिव हो गया। तो ये सारे मैंने 14 टू 20 डिफाइन किए, 14 कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 में डोमिनेंट भी ट्रेड देखा और रिसेसिव ट्रेड भी देखा। तो इससे इन्होंने 14 प्लांट्स लिए थे, कितने प्लांट्स लिए थे 14 लिए। तो सबसे फ्लावर देखा, देयर फ्रूट, देयर सीड, देयर शेप है। तो फ्लावर की हम लोगों ने क्या पोजीशन देखा एंड कलर देखा। तो फ्लावर की जो पोजीशन होती है, जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है, जबकि साइड निकल रहा फ्लावर, तो उसे हम लोग डोमिनेंट ट्रेड मानते हैं। जो जब टाइम में टॉप निकला तो उसे हम लोग रिसेसिव
ट्रेट बोल देते हैं, इसलिए हम कलर की बात करते हैं। तो फ्लावर कलर वायलेट होता है, वो डोमिनेट होता है, एंड व्हाइट रिसेसिव होता है। इसके बाद हम लोग बात करें फ्रूट की कलर एंड सेट वाला। तो फ्रूट का जो कलर होता है वो ग्रीन डोमिनेट होता है एंड येलो रिसेसिव होता है, और सेट होता है इनफ्लेटेड होता है, फूला हुआ होता है, वो हम लोग डोमिनेटेड होते हैं। जो इसका उसको बहुत अंदर सा दबा हुआ होता है कंस्टिट्यूट, उसे हम लोग रिसेसिव होते हैं। इधर सीड का कलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत अच्छे से याद रखो। तो सीड का कलर होता है वो येलो डोमिनेट होता है एंड ग्रीन रिसेसिव होता है। तो सेब होता है, जो राउंड सेब होता है, सीड का जो सेब राउंड होता है वो डोमिनेटेड होता है, एंड रिंकल जो होता है वो रिसेसिव होता है। ये जो स्टेम की हाइट डोमिनेट होती है एंड डॉट रिसेसिव होती है। इसके हम लोग बात करते हैं, इसके हम लोग बात करेंगे कि मेंडल का जो सक्सेस करने क्या था। क्योंकि मेंडल ऐसे बहुत साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन मेंडल की सक्सेस होने का रीजन क्या है? Reasons for Mendel success. Reasons for Mendel success. मेंडल की सक्सेस के रीजंस क्या है? कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट, इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, तो इनके सक्सेस होने के पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। तो सबसे पहले इनका रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि इन्होंने 1 to 2 character at a time, 2 characters at a time। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का रीजन रहा है सबसे लिए कि 1 से 2 कैरेक्टर्स ही इन्होंने एक टाइम पे ऑब्जर्व किए। एक कैरेक्टर ऑब्जर्व किया, फिर 2 कैरेक्टर किए, सारे कैरेक्टर ऑब्जर्व करने नहीं बैठे तो नहीं तो कंफ्यूज हो जाता। इन्होंने सिर्फ एक टाइम पे एक या 2 कैरेक्टर्स को ही ऑब्जर्व किया, जिसमें 14 टाइप्स के एक्सपेरिमेंट किए। एक ही प्लांट में सारे एक्सपेरिमेंट नहीं ऑब्जर्व किया, अरे अलग-अलग प्लांट में अलग-अलग एक्सपेरिमेंट, अलग-अलग ट्रेट को ऑब्जर्व किया। तो इनका सक्सेस का ये रीजन था कि 1 से 2 कैरेक्टर इन्होंने लिए एक टाइम पे। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट था कि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट होते थे उन्होंने मैथ और बायो को अलग अलग रखते थे, ये पहले से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायो के ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब कि इसमें मैथ को ला दिया, स्टैटिक्स इन्होंने बायो में घुसेड़ दी। इस बात पे भी बहुत विवाद हुआ था उस टाइम पे। तो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बनाए उन्होंने, तो स्टैटिक्स का यूज किया उन्होंने बायो में। इसकी वजह से भी बहुत सारे सेकेंडरी रिकॉर्ड्स बनाए, स्टैटिक्स बनाए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहता है प्री प्लांट सिलेक्शन। प्री प्लांट सिलेक्शन के रीजन क्या रहते हैं? प्री प्लांट जो होता है उसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें प्री प्लांट में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि आप अपने आप ही सेल्फ सेम प्लांट पे पॉलिनेशन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई पॉलिनेशन एजेंट भी नहीं चाहिए, कोई टाइम भी नहीं लगेगा, हो जाएगा। दूसरा होता है, इसकी क्या होता है? शॉर्ट लाइफ साइकिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। अगर उसकी लाइफ साइकिल कोई बड़ा, कोई बहुत 20 साल तक जिसकी लाइफ साइकिल वो वाला प्लांट है, तो उसे अगर करने में तो बिल्कुल हिम्मत हो जाती, तो एक्सपेरिमेंट कितना टाइम लगता, तो ये जो प्री प्लांट था उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है कि सक्सेस के लिए। इसका थर्ड कहा जाता है मल्टीपल ट्रेड। जो पी प्लांट होता है उसमें बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारे ये ट्रेड्स होते हैं। तो इससे क्या आना चाहिए कि एक ही टाइम पे उन्होंने सारी चीजें ब्लॉक हुई। एक ही टाइम पे पता चल गया कि जैसे सिग्मेंटॉल है और फ्लावर का भी देख लिया, सीड का भी देख लिया, सिस्टम हाइट का भी देख लिया, फ्रूट का भी, सबका मल्टीपल ट्रेड थे। तो ये भी सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन रहा। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में लोग मेटल्स की क्रॉस के और कुछ genetic infection, allelic infections और कुछ important topics लिए हैं वो नेक्स्ट में पढ़ते हैं। एंड थैंक यू।